तो अब हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे, पहले देख रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब देख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से लेकर 1857। इनकी क्या नीतियां और कार्य थी, इन पर देखा जाए। विलियम बेंटिक ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कुछ कार्य किए, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में दो महत्वपूर्ण इनके कार्य है। 35 से यह एक कुर्ग, 34 में एक कुर्ग का विलय किए, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में मौजूद कुर्ग, और 34 में ही आगरा प्रांत जो 33 एक्ट के तहत चौथा प्रेसिडेंसी घोषित किया गया था, उसी 34 में आगरा प्रांत का वह निर्माण किए। यानी दो महत्वपूर्ण कार्य यह। बहुत सारे विलियम बेंटिक के बहुत सारे सराहनीय वर्क है जिसे आप अलग से बुक्स में देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको जो परीक्षाओं में आते हैं लमसम, इसको हम चर्चा करते हुए बढ़ते हैं। देन विलियम बेंटिक के बाद डॉक्टर लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का पीरियड है 1835 से 1842। इनके दो महत्वपूर्ण कार्य है इनके समय। 1835 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध जो थे, जो पहले लगा दिए गए थे, वो प्रतिबंध को हटा दिया गया, ठीक है। प्रेस, भारतीय प्रेस पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे पूर्व के काल में, वह हटा दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है 1836 में फर्स्ट अफगान युद्ध, अफगानिस्तान पर फर्स्ट अफगान युद्ध लड़ा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछता है अफगान युद्ध कब लड़ा गया, किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया, लॉर्ड ऑकलैंड। क्लियर है। तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बोरो हुए, जो 42 से लेकर 44 तक 2 साल ही रहे, लेकिन 2 साल में एक ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है, वह यह कि 43 में इन्होंने सिंध का विलय किया। सिंध क्षेत्र जो आज पाकिस्तान में है, वही सिंध, उस क्षेत्र का इसके समय विलय किया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के एकमात्र बंगाल क्षेत्र में 73 तक मौजूद था, वह 42 तक बढ़ते बढ़ते आकर सिंध तक के क्षेत्र उसके अधीन आ गया। यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र अब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ये भी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है। ये इनको लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, बाद में एक और आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ये अभी फर्स्ट के बारे में देख रहे हैं। ये 1844 से 1848 इनका पीरियड है, और इनके समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। फर्स्ट, पंजाब क्षेत्र में फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है जो 45 से लेकर 46, जिसमें काफी नुकसान होता है सिख क्षेत्रों में, क्योंकि इस समय राजा रंजीत सिंह अब नहीं है, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके वजीर यानी मंत्री है, ये आपस में लड़ रहे हैं लोग। इस लड़ने का फायदा उठा रहे हैं कौन, ब्रिटिश कंपनी। इसलिए ब्रिटिश कंपनी फायदा उठाता है और इसमें इन्हें पराजित करता है। साथ ही साथ लॉर्ड हार्डिंग के हिस्से में दूसरा, भारत में नरबली प्रथा, ये नरबली प्रथा मुख्य रूप से मध्य भारत में गोंड प्रजाति थे, उनमें नरबली प्रथा चलती थी, तो उस नरबली प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया, नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया। और यहीं इसी काल में बाल हत्या, यानी बाल मीन्स बालिका, यानी जन्म के समय जो बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक सुधार के रूप में इनका माना जाता है ये कार्य, ठीक है। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय कई ढेर सारे कार्य हुए, विस्तारवादी कार्य हुए, सुधारवादी भी कार्य हुए, और विकासवादी कार्य भी हुए। लेकिन ये विकासवादी वैसे नहीं है जो आपके भला के लिए है, कहने के लिए आपके भला के लिए है, लेकिन वो आपके शोषण करके ब्रिटिश व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। आइए देखते हैं। तो ये 44 से 48 तक रहे, 48 से 56 तक रहे। 56 तक में इन्होंने कई युद्ध भी लड़ा और कई कार्य भी किए। पहला नंबर 48 से 49 में सेकेंड सिख युद्ध लड़ा गया, सेकेंड आंग्ल सिख से युद्ध लड़ा गया, और पंजाब का विलय। यानी फर्स्ट लड़ा गया था ये सिख लॉर्ड हार्डिंग के समय, उस समय पराजित हुए थे। इस समय अब पूरी तरह सिखों का क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया, ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया, और सिखों का राजा दलीप कुमार को शिक्षा के लिए भेज दिया गया। कहाँ, लंदन। रानी उनकी जो राजमाता थी, उनको एक पेंशन अमाउंट दे दिया गया और उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया राजकुमार को, और क्षेत्र का विलय कर लिया गया
ब्रिटिश भारत में। दूसरा महत्वपूर्ण है 1852 में बर्मा युद्ध हुआ, सेकेंड बर्मा युद्ध। फर्स्ट बर्मा युद्ध पहले हो चुका है, ये सेकेंड बर्मा युद्ध हुआ। और ये सेकेंड बर्मा युद्ध जो है वह, इस युद्ध के बाद बर्मा के निचली क्षेत्र लोअर बर्मा का विलय कर लिया गया ब्रिटिश भारत में। लोअर बर्मा ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया, यानी बर्मा जैसे क्षेत्र भी अब भारत का अंग बन गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंग बन गया, यानी जो ब्रिटिश कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहा इस दृष्टिकोण से कि आगे चलकर इसी नाम पर वह धन का शोषण वहां से करके उसके खर्च का हिसाब ब्रिटिश भारत कोष से करते थे, जिसके वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट नाराज हुआ और बाद में बर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यह नीति एक लाते हैं, वह हड़प नीति, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स या हड़प की नीति। डलहौजी की बहुत फेमस नीति है हड़प नीति। यह देखा कि लगभग संपूर्ण क्षेत्र, बड़े बड़ी शक्तियां अब विलय कर लिया गया है ब्रिटिश भारत के अंदर। कुछ ही छोटे मोटे लोग बचे हुए हैं, राजवाड़े बचे हुए हैं जिनका विलय नहीं हुआ। उसमें अधिकांश राजपूत और मराठों से जुड़े हुए चीज थे, तो उनका विलय अब अनिवार्य था। तो उनके लिए इन्होंने विधान लाया कि जिन राजवाड़े का अपना उत्तराधिकारी नहीं हुआ, अपना उत्तराधिकारी नहीं होगा, उन्हें सत्ता वापस नहीं दिया जाएगा। उन्हें जो गोद लिए हुए पुत्र हैं उनकी सत्ता से वंचित किया जाता है, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं प्रदान की जाएगी और उनके क्षेत्र का विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हड़प नीति के तहत यह नीति अपनाई गई। और सबसे पहले सतारा का विलय 48 में। सतारा ये पूछता है सबसे पहले किसका और क्रम किसका, तो पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, झांसी, नागपुर, बगाड़, कई सारे क्षेत्र हैं। तो सतारा 48 में, 49 में संबलपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर इत्यादि क्षेत्र, सभी क्षेत्रों का विलय करते गया। और लगभग संपूर्ण क्षेत्र अब हड़प नीति के तहत जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो भी भारत के अधिकांश क्षेत्र विलय कर लिए गए। इसलिए कर लिए जाने के कारण अब बचा कुछ नहीं था भारत में, सिर्फ बचा हुआ था अवध का क्षेत्र। इसलिए अगला शिकार उनका अवध। 1856 में उन्होंने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंत रूप से इसका भी विलय कर दिया गया। यानी सबसे अंत में किसका विलय किया गया ब्रिटिश भारत में? अवध का। किस आरोप के तहत? डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा गया, उसे कुशासन का आरोप लगाया गया कि बेहतर ढंग से शासन चला नहीं पा रहा है, इसलिए इसको रातों रात हमला कर दिया गया। जबकि उस समय तत्कालीन नवाब, वहां अवध का नवाब, क्या तो नाम है, मिस कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, वाजिद अली शाह चेस खेलने में व्यस्त थे। शतरंज की खिलाड़ी, उन पर फिल्म भी है, आप देखेंगे। वो चेस खेलने में व्यस्त है और रेजिडेंट ने रिपोर्ट लिखकर भेज दिया कि व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, जैसे आजकल गवर्नर भेज देते हैं तो ये व्यवस्था यहाँ सही नहीं चल रहा है, इसलिए वह रातों रात हमला किया गया और अवध का कब्जा कर लिया गया। यानी अंतिम विलय अवध का अंत हो गया। इस लॉर्ड डलहौजी के समय कुछ और कार्य भी किए गए, बताए थे कि विकासवादी, जैसे कि 1853 में रेलवे का विकास और उसकी स्थापना की, जिस स्थापना की गई, मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई नहीं। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच, एजुकेशन संदर्भ में जो विलियम बेंटिक के समय शिक्षा नीति अपनाई गई थी, जो इंग्लिश माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी, उसी पर अंतिम रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के बाद यह बताया गया कि अब विधिवत भारत में आधुनिक शिक्षा को इंग्लिश माध्यम से और डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत शिक्षा दिया जाएगा। इसलिए डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत शिक्षा दी जाने लगी और उसी के लिए ये 54 के बाद इसी नीति के तहत बंगाल, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई, ये सब यूनिवर्सिटी का आगमन हुआ और मॉडर्न एजुकेशन इसी वुड डिस्पैच के तहत आया, जिस एजुकेशन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देन 53 में ही यह डाक तार सेवा व्यवस्था यहाँ स्थापित की गई ताकि पत्रों और टेलीग्राम्स वगैरह भेजा जा सके। 53 में किसके समय? डलहौजी के समय ये सारे कार्य हुए। डलहौजी
बहुत सारे कार्य किया है, ठीक है, लेकिन सारे कार्य देखने में लगता है कि यह विकासवादी है, लेकिन यह शोषणवादी है। विकास नाम है, लेकिन होता है वास्तव में शोषण। किसका शोषण? भारत का शोषण। वह पढ़ने के लिए यहाँ स्थापित किया गया, ये ठीक है, लेकिन ये पढ़ लिख कर उनके क्लर्क बनने के लिए था। नहीं, रेलवे स्थापना की गई। आपको लगता है कि हमारी रेलवे इसलिए स्थापित की कि हम यात्रा करेंगे? नहीं, बंदरगाहों तक माल, सुदूर क्षेत्रों से माल बंदरगाहों तक पहुंचाने, और कच्चे माल और बने हुए तैयार माल बंदरगाहों से गांव तक पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया था। डाक तार व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई, सूचना के आपके पत्र के लिए नहीं, बल्कि आपके किसी विद्रोह, किसी सूचना को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और वहां जल्द से जल्द उस पर कब्जा किया जा सके, उस पर हावी बना जा सके। ये व्यवस्था के तहत आया। अंत में है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आते हैं, इनके समय कुछ नहीं है, बस यही है कि लॉर्ड कैनिंग आए और 57 का विद्रोह हो गया। 56 में आते हैं और 57 में 1857 में विद्रोह हो जाता है। सैनिकों में असंतुष्टि होती है, एंड राइफल का प्रयोग करने के लिए वो बाध्य करते हैं, जिसकी वजह से विद्रोह होता है। तो यह लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, और विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये यूनिट आपका गवर्नर जनरल 1857 तक हम लोग को पहुंचना था, हम लोग 1857 तक पहुंच गए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये गलत करते हैं कि केवल सुनते और देखते हैं, बल्कि इसे राइट डाउन भी करते जाए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, लिखेंगे तभी दिखेगा, और जब दिखेगा तो ब्रेन में बैठेगा। इसलिए आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना तो काम करें, लेकिन साथ साथ मेरा भी काम करें। मेरे चैनल्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर भी करें दोस्तों में। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर, जो 4th चैप्टर बताए हैं उसे। ओके।